नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों, हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं और ये सूफी काव्यधारा के भी कवि हैं, यानी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आता है इनका नाम। पद्मावत महाकाव्य जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था, पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था, यह जो पद्मावत महाकाव्य है इसमें राजा चित्तौड़ का जो राजा रतन सेन है उसकी पत्नी का नाम नागमती है और जो हीरामन तोता है वह मैंने कहा था कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का बखान करता है और उसके कारण राजा रतन सेन के मन में पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है और वह चित्तौड़ से सिंगल द्वीप की ओर रवाना होता है, चला जाता है वहाँ। तो उस समय पीछे से उसकी रतन सेन की पत्नी, रतन सेन की महारानी नागमती है, वो उनके प्रिय के वियोग में जो है व्यथित रहती है और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो नागमती वियोग खंड शीर्षक से ही उद्गृत है, ध्यान रखना। आज हम इनके दो पद हम पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा, चौथा और पांचवा पद हम देखें, इसकी व्याख्या करेंगे। पाट महादेहिये नहारू। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको हम देखते हैं। पाट महादेव हिये नहारू, पाट महादेहिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारो, भोर कमल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पहयावा, पपिये स्वाति सोजस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थी, धरती जैसे गगन सोनेहा, पलटी आवे बरसार तुम्हें हा, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधु कर सो बेली, जिनियस जीव कर सितु बारी। चौपाई छंद है प्यारे विद्यार्थियों। जिनियस जीव कर सितु बारी, ये तरिवरी पुनि उठई संवारी, दिन दस बिनु जल सूखी विदंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा, मिलई जो बिचुरे साजन, अंकम बेटी गहंत, तपनी मृग सिरा जे सहे, ते अद्रा पलुहंत। प्यारे विद्यार्थी, ये दोवा छंद है, 7 चौपाइयाँ हैं, उसके बाद में एक दोवा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौपाइयाँ मात्रिक छंद है, 16 मात्राओं का छंद है और दोवा अर्धमात्रिक सममात्रिक छंद है और इसमें 13-11 पर यति होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और सोरठा दोवा का उल्टा होता है, ये आप जानते ही हैं, इसमें छंदों में हमने पढ़ा था। और भाषा इसकी प्यारे विद्यार्थियों अवधि भाषा है, ध्यान रखना। नागमती वियोग खंड पद्मावत महाकाव्य का ये जो नागमती वियोग खंड है इसकी भाषा क्या है? अवधि भाषा है। ये विशेष वाले पॉइंट में आप लिखेंगे, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अब देखते हैं इस पद को। पाट महादेहिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारू। तो ये जो पद है, इस पद में प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड शीर्षक से उद्गृत है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जायसी जी ने नागमती के विरह विदग्ध मन की दशा का वर्णन किया गया है। विरह विदग्ध, विरह से व्याकुल मन की व्यथा का या विरह से व्याकुल मन की अवस्था का चित्रण है वो किया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से नागमती विरह से व्याकुल हो रही है उसका चित्रण इस पद में किया गया है। पाट महादेहिये नहारू, समुझी जीव चित चेत संभारू। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, जब नागमती है विरह में व्याकुल होकर के धरती पर गिर जाती है, एक तरह से बेहोश सी हो जाती है, तो उस समय उनकी सखियाँ आए, धीरे धीरे उनको जो है सांत्वना देती है। उसको क्या कहती है कि नागमती की सखियाँ हैं वो विरह से व्यतीत जो नागमती है, जो उसकी महारानी है, उनको सांत्वना देती हुई कहती है कि हे रानी, पाट महादेय। पाट महादेय का मतलब होता है हे पटरानी। पाट महादेय का मतलब होता है हे पटरानी नागमती। हिये न हारू, अपने हिये मने हृदय में, नए मने नहीं, हारू मने हारो, अर्थात निराश मत हो।
नागमती को सखियां सांत्वना देती हुई कहती है, हे पटरानी नागमती, तुम हृदय से निराश मत हो, अपने मन से निराश, ये मैंने हृदय या मन कि मन से तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, तुम्हारा प्रियतम तुम्हें मिल जाएगा, इस प्रकार से निराश मत हो। तो क्या करो, समुझी जीव चित चेतु संभारू, समुझी जीव, जीव मैंने मन प्राण, समुझी मैंने समझ करके अपने प्राणों की रक्षा करो, समुझी जीव मैंने अपने प्राणों को महत्वपूर्ण समझ करके उसकी रक्षा करते हुए, चित्त चेतु संभारू, चित्त मैंने मन को, चेतु मैंने सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, संभारू मैंने संभाल लो कि अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ प्राणों की रक्षा करते हुए अपने चित्त को, अपने मन को संभाल लो। हे रानी, ये कौन कह रही है, ये नागमती की जो सखियां हैं वह अपनी रानी वियोग जो व्यथा से व्याकुल है, नागमती उसको समझाती है, उनको सांत्वना देती है, ढांढस बंधाती हुई कहती है कि ये पटरानी तुम निराश मत हो, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपने चित्त को संभालो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। और भोर कंवल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा, अर्थात भोर मैंने भंवरा, कमल मैंने कमल, संग मैंने साथ, होई मैंने होगा, मेरावा मैंने मिलन। अब देखिए इसका अर्थ कि भौर शब्द का अर्थ है भंवरा, और भंवरा कौन है, रतन सेन रूपी भंवरा, कि हे रानी रतन सेन रूपी जो भंवरा है उसका और पद्मावती रूपी कमल का मिलन जरूर होगा, हो सकता है या हो जाएगा। तो यहाँ पर कमल किसको उपमित किया गया, पद्मावती को, जो सिंगल द्वीप की रानी है, राजकुमारी है, तो उसका, और ये भंवरा कौन है, रतन सेन रूपी भंवरे का मिलन तो होगा, लेकिन संवरी नेह मालती पह आवा, कि भंवरे और कमल का साथ या मिलन है वो जरूर होगा, अर्थात भंवरा को रतन सेन रूपी जो भंवरा है और कमल रूपी पद्मावती रूपी जो कमल है उसका मिलन अवश्य होगा। परंतु संवरी नेह मालती पह आवा, परंतु क्या होगा, संवरी मने स्मरण करके, संवरी शब्द का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों स्मरण करके, याद करके, नेह मने प्रेम, मालती फूल बेल का नाम है, फूल का नाम है, तो मालती रूपी रत, मालती कौन है, मालती क्या है, फूल का नाम है, मालती फूल, और मालती क्या है यहाँ पर, नागमती रूपी, रूपक अलंकार है, नागमती रूपी फूल, नागमती रूपी मालती फूलों को स्मरण करके वह रतन सेन रूपी भंवरा पुनः आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया। सांवरी नेह मालती पह आवा, पह मैंने फिर से, आवा मैंने आ जाएगा, कि भले ही रतन सेन रूपी भंवरा और पद्मावती रूपी कमल का साथ हो जाए, मिलन हो जाएगा, लेकिन वह रतन सेन रूपी भंवरा नागमती रूपी मालती को स्मरण करते, नागमती रूपी मालती के प्रेम को स्मरण करके पुनः लौट आएगा। प्यारे विद्यार्थियों फिर से आ जाएगा, इसलिए सखियाँ समझाती हुई कहती, इसीलिए तुम निराश मत हो, वह रतन सेन जरूर आ जाएगा तुम्हारा प्रियतम। पप्पी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीती। प्यारे विद्यार्थियों तीसरा पद है ये, और इसमें आगे क्या लिखा है कि पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, जैसे पपीहे को स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल की, स्वाति सो मने से, जस मने जैसे, प्रीति मने प्रेम होता है, टेकु पियास, टेकु मने रखता है, पियास मने प्यास को, टेकु मने रखता है, प्यास रखता है, प्यास को बांध करके रखता है, बांधु मन थीती, बांधु मने बांध करके, मन मने मन को, और थीती मने स्थिर रखता है, प्यास को बांध करके वो रखता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थीती यानी प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है, थीती का अर्थ यहाँ पर प्रतीक्षा, इंतजार, अपने मन को बांध करके प्रतीक्षा करता है और अपनी प्यास को रोक करके रखता है, टेकु मने रोकना, रोक करके रखता है। अब देखिए अर्थ इसका, जैसे पपिया स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल से प्रीति करता है, प्रेम करता है,
जैसे वर्षा जल से पपिया जो पक्षी है वह स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल से जैसे प्रेम करता है और अपनी प्यास को रोक करके रखता है। टेकु प्यास माने अपनी प्यास को रोक करके रखता है। बांधु मन थीति, बांधता है अपने मन को वो अपने प्रियतम रूपी, इसमें आगे कहते हैं कि अपने आप भी ये नागमती तुम भी अपने मन को अपने पति के प्रेम की, एकनिष्ठ प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा तुम्हें करनी चाहिए। बांधु मन थी, इसलिए अपने मन को बांध करके रखो, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करते हुए अपने मन को बांध करके तुम रखो, ये सखियां समझा रही है। और धरती ही जैसे गगन सो नेहा, धरती मन जिस प्रकार से धरती का, जैसे गगन मने आकाश, सो मने से, नेहा मने प्रेम होता है, जैसे धरती का आकाश से प्रेम होता है तो फिर आकाश है वो उससे मिलने के लिए किस रूप में आता है कि पलटी आव मने, पलटी मने फिर से, आओ मने आता है, पलट करके फिर से आता है। कौन? आकाश। वर्षा ऋतु मेहा, वर्षा ऋतु में मेह मने बादल बन करके, बादलों की वर्षा के रूप में वह आकाश रूपी प्रियतम धरती से मिलता है। अर्थात आकाश का जो आकाश है वर्षा जल की, वर्षा जल वाले बादलों के रूप में बरस करके धरती से मिलन होता है या धरती से मिलने आता है। आया प्यारे विद्यार्थियों समझ में? उसी प्रकार से तुम निराश मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा प्रियतम रतन सेन भी एक दिन अवश्य आएगा। आगे देखिए कि जिन्हें अस जीव करसी तू बार, नहीं आगे चला गया, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधु कर सा बेली। अर्थात पुनि मने फिर से, बसंत ऋतु मने बसंत ऋतु, आओ मन आएगी, नवेली मने नई, कि फिर से तुम्हारे जीवन में नई बसंत ऋतु आएगी। ये कौन कह रही है? सखियां कह रही है। किसको? नागमती को, कि ये नागमती फिर से तुम्हारे जीवन में नई बसंत ऋतु आएगी, अर्थात सुख के दिन आएंगे। सो रस वही आनंद, सो मधुकर वही भंवरा, और सा बेली मन वही बेल। अब मधुकर कौन है? रतन सेन रूपी भंवरा, वही रतन सेन रूपी भंवरा होगा। और सा बेली मन वही नागमती रूपी बेल होगी, लता होगी, कि वही नागमती रूपी लता, वही रतन सेन रूपी भंवरा होगा और वही प्रेम रूपी रस का वो पान करेगा। तो इस प्रकार से तुम दोनों का मिलन होगा, तुम्हारे जीवन में फिर से सुख के दिन आ जाएंगे, सुख भोग तुम्हें, सुखदायक समय तुम्हारा फिर से आ जाएगा, इसलिए निराश मत हो। फिर देखो, जिनी अस जीव करसी तू बारी, जिनी मने उसी प्रकार से, या जब तक, अस मने यह, जिनी अस का मतलब यहाँ पर उसी प्रकार से, उसी तरह से, जीव करसी तू बारी, इसीलिए अपने जीवन में तुम बारी मने प्रतीक्षा करो, तुम्हारा भी जीवन सुख में हो जाएगा, इसीलिए तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन में प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, तुम्हारे जीवन में भी सुख में समय वो आएगा। ये तरिवर पुनि उठई समारी, यह माने यह तरिवर माने वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? शरीर रूपी वृक्ष, रतन नागमती का शरीर रूपी वृक्ष, नागमती का ये शरीर रूपी वृक्ष है, वो पुनः खिल जाएगा। देखिए कि यह तरिवर पुनि उठई समारी, पुनि मने फिर से, उठई मने उठ जाएगा, खिल जाएगा, समारी का अर्थ होता है खिल जाना, संवर जाएगा, कि ये तुम्हारा, हे नागमती, ये तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष है। जैसे ही तुम्हारे पति आएंगे, प्रियतम आ जाएंगे, तब ये शरीर रूपी वृक्ष है वो पुनः खिल जाएगा, संवर जाएगा, ठीक है, निखर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागमती की सखियाँ उसको समझाती है। दिन दस बिनु जल सुखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई अंसा। दिन दस मैंने कुछ दिन, दिन दस, 10 दिन तक या कुछ दिनों के, बिनु मैंने बिना, जल मैंने जल के, सूखी मैंने सूख करके, विधंसा मैंने सरोवर, जैसे कुछ दिन तक वर्षा नहीं होने पर, जैसे विधंसा का मतलब सरोवर या तालाब, जैसे कुछ दिन 10 दिन तक वर्षा नहीं होने पर, यानी कुछ दिन तक वर्षा नहीं होने पर सरोवर का पानी सूख जाता है, तो उससे हंस है वो दूसरी जगह उड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। पुनि सोई सरोवर सोई हंसा,
और जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, वर्षा होती है, तो फिर से तालाब भर जाता है। तो पुनि मन फिर से सोई मन वहीं, सरोवर मन तालाब होता है, सोई मन वहीं, हंसा मन हंस होते हैं। फिर से वही हंस वो होते हैं, फिर से वहीं तालाब होता है। अर्थात जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, वर्षा के जल से तालाब भरता है, तो वहीं तालाब रहता है, और उसी तालाब में फिर से वही हंस जो उड़ करके सूख जाने पर चले गए, वही हंस पुनः लौट करके आ जाएंगे, और उसी प्रकार से तुम्हारा प्रियतम भी लौट करके आ जाएगा। मिलई जो बिछुरे साजन अंकम भेट गहंत, और तपनी मृग सिरा जे सहें ते अद्रापुलहंत। प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या आपके प्राचीन काव्य की पुस्तक है, जो आपकी प्राचीन काव्य की पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या 70 पर है। ये 70 पर ये तीसरा पद है, तो आप देख लेना और मिलाते हुए व्याख्या को समझना। कि मिलई जो बिछुरे साजन अंकम भेट गहंत, और तपनी मृग सिरा जे सहे ते अदरा पुलहंत। अर्थात मिलई मने मिलते हैं, जो बिछुरे मने बिछुड़े हुए, साजन मने साजन प्रिय पति, कि तुम्हारे जो बिछुड़े हुए साजन है वो फिर से मिल जाते हैं। और अंकम भेंट गहंत, अंकम मने गले लगकर आलिंगन करते हुए, भेंट मने भेंटते हैं, मिलते हैं, गहंत मने गंभीरता से एक दूसरे को प्रेम से सुखपूर्वक प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब बिछुड़े साजन मिलेंगे तब एक दूसरे के गले लग कर के प्रेम से, प्रेम भाव से मिलेंगे। तपनी मृग सिरा जैसे हैं, और ते अद्रा पुलहंत का अर्थ हो गया तपनी मने तप करके, गर्मी, तप, धूप। मृगशिरा मने मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में जब तेज गर्मी पड़ती है तो मृगशिरा नक्षत्र होता है। तो मृगशिरा नक्षत्र जे सहे मने जो सहे मने सहन करता है, यानी ये वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले ये धरती खूब तपती है, गर्म होती है, तब जाकर के वर्षा होती है। तो ये यहाँ पर बताया कि तपनी मृगशिरा जे सहे, कि जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सहन कर लेता है, ते मने वे अद्रा पुलहंतु, आर्द्रा नक्षत्र, यहाँ पर नक्षत्रों का भी ज्ञान है जायसी जी को। तो आर्द्रा नक्षत्र में जब वर्षा होती है, प्यारे विद्यार्थियों, आर्द्रा नक्षत्र में क्या होती है? वर्षा होती है। तो ते अद्रा पुलहंतु, आर्द्रा नक्षत्र में फिर से आनंदित हो जाते हैं वर्षा के कारण। फिर से पुलहंतु का मतलब होता है आनंदित हो जाते हैं। बरसात होता है, बरसात होती है तो फिर से जो है तपन के जो दिन है वो जब उसने सहन करते हैं तो फिर आर्द्रा नक्षत्र में बरसात होते से आनंदित हो जाते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारा रतन सेन के आने पर विरह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद था। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है? विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें जो प्रोसित पत्रिका नायिका नागमती है उसके विरह का वर्णन किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। और नायिका की सखिया है वो आश्वासन व्यक्त कर रही है। और अलंकारों की बात करें तो अप्रस्तुत, प्रशंसा अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। देखिए अप्रस्तुति प्रशंसा अलंकार है, और उपमा अलंकार है, इसके साथ रूपक अलंकार है, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और अनुप्रास भी लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पद देखते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरे धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे धूम साम धोरे घन धाये, सेते ध्वजा बग पाती दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा, ओ नई घटा आई चहु पेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी, दादुर मोर को कीला पेऊ, गिरे बीजु गट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागे बोइले, मोई बिनु पीव को आदर देई, जिन गर कंताते सुखी, तिन गारी ओ गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख बुला सर्व। प्यारे विद्यार्थी ये चौपाई और दोहा छंद है।
अब इसमें देखिए प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी द्वारा कृत पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। और इसमें कवि ने नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए 12 मासा का वर्णन किया है। 12 मासा का वर्णन होता है, प्यारे विद्यार्थी 12 महीनों का वर्णन होता है वियोग में। तो जायसी जी ने 12 मासा का वर्णन क्रमशः इस प्रकार से किया है यहाँ पर। और इस अवतरण में कवि ने आषाढ़ महीने में होने वाले नागमती की विरह अवस्था का, आषाढ़ महीने में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो नागमती की विरह अवस्था का वर्णन है इसमें किया गया है। तो 12 मासा का वर्णन किया गया है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ का महीना चढ़ गया यानी आषाढ़ का महीना लग गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, गगन मैंने आकाश, घन मैंने बादल, गाजा मैंने गर्जन हो रहा है कि आकाश में आसमान आषाढ़ का जो महीना लग गया है और आकाश में काले काले बादल है वो गर्जना कर रहे हैं। आकाश में बादल है वो गर्जन कर रहे हैं। आषाढ़ का महीना वर्षा का महीना हो गया है। और साजा बिरह दुंद दल बाजा, साजा, साजा का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों साज सज्जा। बिरह मैंने विरह ने नागमती को जो है इस प्रकार से लग रहा है, उस बादलों को, आकाश में बादलों के गर्जना को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे मानो साजा मैंने साज सज्जा, बिरह मैंने विरह नहीं, दुंद मैंने द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ होता है द्वंद्व, दल मैंने सेना, बाजा मैंने युद्ध के बाजे के साथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे विरह ने अपनी सारे साजो सामान को सज्जित करके विरह रूपी जो द्वंद्व जो सेना है, विरह रूपी जो द्वंद्व सेना है वो युद्ध के बाजे बजाते हुए जो आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विरह है, विरह रूपी द्वंद्व जो सेना है वह युद्ध के बाजे बजाती हुई पूरी साज सज्जा के साथ आ रही है। और धूम शाम दोरे घन धाये, धूम मैंने धुएं कैसे रंग के, शाम का अर्थ होता है काले, दोरे का अर्थ सफ़ेद, घन मैंने बादल और धाये मतलब दौड़ना अर्थात अब देखिए। और श्वेत सजा, श्वेत मैंने सफ़ेद, श्वेत धजा मैंने ध्वजा, बंग बंग पांति मैंने बगुलों की पंक्तियाँ दिखाए मैंने दिख रही है। अब देखिए इसका अर्थ कि यहाँ पर विरह को एक सेना की तरह बताया है नागमती ने कि जब बादलों की गर्जना करते हैं तो उस समय विरह रूपी जो सेना है, विरह रूपी जो धुंध है वो सेना की तरह सज धज करके मेरे सामने आ गया है। और धूम शाम दोहरे घन धाये, और धूम मैंने धुएं कैसे, और धुएं कैसे, शाम मैंने काले, दोहरे मैंने सफ़ेद, घन धाये मैंने बादल है वो आकाश में, धुएं कैसे काले और सफ़ेद जो बादल है वो धुएं मैंने सैनिक की तरह दौड़ रहे हैं आकाश में। बादलों को किसकी संज्ञा दी है, सैनिकों के समान वो दौड़ दौड़ करके जो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, विरह रूपी सैनिक है वो आकाश में काले और सफ़ेद बादलों के रूप में आ रहे हैं। श्वेत ध्वजा बंग पांति दिखाए, और आकाश में जो उड़ते हुए बगुलों की जो पंक्तियां हैं, आकाश में बगुलों की पंक्तियां उड़ रही है, काले काले बादल है और उन बादलों के बीच में बगुलों की, सफ़ेद बगुलों की पंक्तियां इस प्रकार से उड़ रही है जैसे कोई ध्वजा उड़ रही हो। युद्ध की जो ध्वजा होती है वो ध्वजा के समान वो लग रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि श्वेत ध्वजा बंग पांति दिखाए, आकाश में जो बगुलों की पंक्तियां हैं वो सफ़ेद ध्वजा की तरह दिखाई दे रही है। खड़ग बीजू चमके चहु ओरा, खड़ग मैंने तलवार, बीजू मैंने बिजली, चमके मैंने चमक रही है, चहु मैंने चारों, ओरा मैंने और, चारों ओर है वो आकाश में जो बिजलियां चमक रही है वो जैसा लग रहा है जैसे कोई तलवार चारों ओर चल रही है, चमक रही है। आकाश को किसकी उपमा दी है, बिजलियों को किसकी उपमा दी है, बिजली रूपी तलवार है ना। एक गाना है ना, घनन घनन घन गिरधर बरसा, घन घन घोर काल चाहे बरसा, जमग चमक देखो जमगे बिजुरिया। तो इस प्रकार का एक गाना है। तो उसमें प्राकृतिक इस बात का इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन उसमें किया गया है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर है कि आकाश में बिजली रूपी तलवार वो चारों ओर चमक रही है, बिजलियों को तलवार की उपमा दी है। और बूंद बाण बरसे ही घन घोरा, बूंद माने वर्षा जल की बूंद हैं वो बाण के समान है। वर्षा जल को किसके रूप में मनाया बताया है, बिजलियों को, तो बिजलियाँ चमक रही है, बिजलियों को तो बताया तलवार, बिजलियों को किसकी उपमा दी है, तलवार की।
और वर्षा जल है, वर्षा जल को बाण की तरह उपमा दी है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, बूंदों के बाण चलाओ, ऐसा एक गाना सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बूंदों के बाण चल रहे हैं, बारिश हो रही है, वर्षा है वो वर्षा जल है, उसकी जो बूंदें हैं वो बाण के समान चारों ओर घनघोर मन भयंकर रूप से बरस रही है, अर्थात घनघोर बारिश हो रही है। ओ नहीं घटा आई चहु फेरी, ओ नहीं मैंने उमड़ रही है, घटा मैंने बादल, आई मैंने आकर के, चहु मैंने चारों, फेरी मैंने चारों ओर फिर रही है, छा रही है। तो बादलों आकाश में चारों ओर घटाएं उमड़ करके चारों ओर छा रही है, आकाश में बादलों की घटाएं उमड़ घुमड़ करके चारों ओर छा रही है। और कंत उबारू मदन हो घेरी, कंत मने प्रियतम, हे रतन सेन प्रियतम, उबारू मने रक्षा करो, मदन मने कामदेव, हो मने मैं, मेरी, घेरी मने मुझे, हो का अर्थ यहाँ पर मुझे से है, घेरी मने घेर रहा है। अब देखिए, हे प्रियतम, इस वर्षा काल में आप मेरी रक्षा करो, उबारो मुझे रक्षा करो, क्योंकि मुझे मदन हो घेरी, मुझे कामदेव ने घेर लिया, अर्थात मेरे मन के भीतर काम भावना जागृत हो रही है, प्रेम भावना जागृत हो रही है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, दादुर का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मेंढक, मोर मने मोर, मयूर, कोकिला मने कोयल और पीऊ मने पपिया की चारों ओर प्राकृतिक जो वातावरण, मैंने कहा कि विरह अवस्था में जो ये उद्दीपनकारी चीज़ें हैं, ये जो प्राकृतिक चीज़ें मेंढक, मोर, कोयल है, वो संयोग अवस्था में सुख देने वाले होते हैं, लेकिन वियोग अवस्था में यही जो है चुभने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर नागमती को ये सब सुहा नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं कि दादुर मने मेंढक, मोर, कोकिल मने कोयल और पीऊ मने पपिया, कि मेंढक, मोर, कोयल और पपिए का जो चारों ओर शोर हो रहा है वो नागमती को सुहा नहीं रहा है। गिरे बीजू, और उनके इस शब्द जो शोर को सुन करके, उनके इस चाहे मेंढकों का स्वर हो, चाहे मोर का, कोयल का, पपिए का जो स्वर है, उसको सुन करके नागमती को ऐसा लगता है जैसे गिरे बीजू, गिरे मने गिर रही है, बीजू मने बिजलियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे उसके हृदय पर, उसके मन पर बिजलियाँ गरज रही है, बिजलियाँ पड़ रही है। और घटे रहे न जीव, घट मने शरीर में, रहे मने रह रही है, यानी शरीर में, न जीव, जीव मने प्राण, कि ऐसा लगता है जैसे अब शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, अर्थात इस शरीर से प्राण छोड़ने को भाग रहे हैं, शरीर से प्राण छोड़ने को आतुर हो रहे हैं, भागना चाहते हैं, अर्थात प्राण है वो शरीर में रहना नहीं चाहते हैं। पुष्य नक्षत सिर ऊपर आवा, और अब पुष्य नक्षत्र आ गया है, पुष्य नक्षत्र में वर्षा होती है। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र मने नक्षत्र, सिर ऊपर आवा ने सिर के ऊपर चढ़ गया है, अर्थात सिर के ऊपर आ गया है, आकाश में छा गया है। हो बिनु ना है मंदिर को छावा, हो मने मेरे, बिनु मने बिना, ना है मने नाथ स्वामी, मंदिर मने मेरे घर को, घर का जो छप्पर है उसको छावा मने छवाएगा, कि कौन, कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मेरे इस घर के छप्पर को कौन छवाएगा। अत्यधिक वर्षा होगी तो उसके कारण मेरे इस घर के छप्पर को कौन छवाएगा। अद्रा लाग लागी भूई लेई, मोही बिनु पिए को आदर देई, अद्रा मने आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, लाग मने लग गया है, आर्द्रा नक्षत्र ये वर्षा के समय के नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, वर्षा नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पर ज्योतिष का भी ज्ञान है जायसी जी को। तो आर्द्रा ना लाग लागी भूई लेई, आर्द्रा लाग मने आर्द्रा नक्षत्र, लाग मने लग गया है, और लागी भूई लेई, लागी भूई, भूई मने धरती, धरती और वर्षा जल से लेई मने भीग गई है, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र लग जाने के कारण पूरी धरती पर जल ही जल हो गया है, पूरी धरती वर्षा जल से भीग गई है। मोहि बिनु पीयू को आदर दे, मोहि मने मुझे, बिनु मने बिना, पीयू मने प्रियतम, को आदर दे मने कौन मेरे प्रियतम के बिना मुझे आदर देगा। नागमती कहती है कि कौन ऐसे समय में मेरे प्रियतम के बिना मेरे को आदर देगा। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो
और गर्भ अर्थात जिन मने, यहाँ पर नागमती कहती है जिन मने जिनके, घर मने घर पर, कंता मने प्रियतम पति है, ते सुखी मने वे सुखी है, जिनके जिन सहेलियों के, जिन स्त्रियों के पति उसके घर में हैं वे बहुत सुखी हैं। और तीन गारो ओ गर्व, तीन मने उन्हें, गारो मने गौरव, ओ मने और, गर्व मने गर्व, ऐसे स्त्रियों को जिनके पति उनके घर में हैं उन्हें ही गर्व करने का गौरव हासिल है, या उन्हें ही गर्व करने का गौरव मिलता है, गौरव प्राप्त होता है, उन्हें ही गर्व करने का गौरव प्राप्त होता है। कंत प्यारा बाहिरे, नागमती कहती है कि मेरे कंत मने पति, प्यारा मने प्यारे, मेरे प्रियतम जो प्यारे पति है वो बाहिर मने बाहर है, मेरे पति तो बाहर गए हुए हैं। और हम सुख भूला सर्व, और इस कारण से हमने तो इससे इस प्रकार से सारे ही सुख भूल गई हूँ। सुख भूला सर्व, सर्व मैंने सभी, मैं तो सारे सुखों को पूरी तरह से भूल ही गई हूँ, मुझे तो मेरे प्रियतम बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ विरह वेदना नागमती की प्रकट हुई है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि वर्षा का यहाँ उद्दीपन रूप चित्रित हुआ है। उद्दीपन रूप इसलिए कि वर्षा के समय जो है प्रेम भावना अधिक बढ़ जाती है, लेकिन प्रिय के वियोग के कारण वो वर्षा भी जो है कष्टकारी लगती है। विरह वर्णन में 12 मासा का वर्णन किया जाता है, 12 महीने का वर्णन होता है, चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास तक पुनः वर्णन होता है। तो 12 मासा का वर्णन की प्रथा प्राचीन है, ये प्राचीन प्रथा है। 12 महीनों का वर्णन करना कवियों का रहा है, 12 मासा वर्णन, ऋतु वर्णन ये हुआ है। जायसी ने भी यहाँ पर इस परंपरा का निर्वाह किया है। सांग रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में सांग रूपक अलंकार है, रूपक में भी सांग रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा की बात करें तो अवधि भाषा का प्रयोग है इसमें, इस पद में इनमें किया गया है। पूरी ये अवधि भाषा है, तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, सावन बरस में अति पानी, किमी के ये अंत में वाला है। देखिए अब इसमें देखते हैं। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी ओ बिरे जुरानी, लाग पुनर्बसु पीऊ न देखा भई बाउरी, कहीं कंत सरे का रक्त के आंसू परे बुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहुटी, सकिन रचा प्यू संग हिडोला, हरि हरि भूमि कसुम्बी चोला, ये हिंडोल जस डोले मोरा, बिरे झुलाय दे जग जोरा, बाट सूज अथाह गंभीरी, जिहु बाहुर भापिरे बंबीरी, जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेबक बिनु थाकी, पर्वत व समुद्र अगम बिच, बीअड़ गन बन ढाक, किम के भेंटो कंत तुम्हें नामोई पावन पाक। प्यारे विद्यार्थी, ये दोहा छंद है। ऊपर वाली जो चौपाइयाँ हैं, 7 चौपाइयाँ, एक दोहा है। तो इस पद को हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत अवतरण कवि जायसी के द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग से अवतरित है। और इसमें कवि ने 12 मासा वर्णन में सावन के महीने के समय होने वाले परिवर्तन से नागमती की विरह अवस्था का वर्णन है, विरह वियोग का वर्णन इसमें किया गया है कि सावन के महीने में किस प्रकार से नागमती को वियोग हो रहा है, विरह का जो व्याकुलता है उस किस प्रकार से हो रही है, इसका वर्णन किया गया है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सावन बरस में अति पानी, सावन का महीना लग गया है और सावन के महीनों में बादलों से में है अति पानी, यानी में मैंने बादलों से अत्यधिक पानी बरसता है, अर्थात खूब वर्षा होती है, अत्यधिक घनघोर जल वर्षा हो रही है। भरनी परी, भरनी मैंने पत्नी, परी मैंने पड़ी है, हो मैंने मैं, ये बिरह जुरानी, बिरह के ताप से, बिरह है जुरानी का अर्थ होता है विरह रूपी संताप या ताप से सूख रही हूँ। जुरानी का अर्थ होता है सूखना, किससे? बिरह रूपी ताप से मैं सूख रही हूँ, कि चारों ओर पानी पानी बरस रहा है लेकिन फिर भी मैं जो है सूख रही हूँ, ये कहना चाहती है। विरोधाभास है कि सावन में मेघ में खूब वर्षा होती है, खूब घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन भरनी परी, भरनी मैंने ये नागमती कह रही है कि तुम आपकी पत्नी विरह व्याकुल होकर के सूख रही है। भरनी परी मैंने जो पत्नी है तुम्हारी सूख करके विरह संताप से सूख रही है, सूखी पड़ रही है। और लाग पुनर्वसु पीयू ने देखा कि पुनर्लाग मैंने लग गया है, पुनर्वसु मैंने पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु क्या है? नक्षत्र है।
पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और प्रियतम को पता नहीं चला है। पुनर्वसु नक्षत्र जो वर्षा ऋतु जिसमें सावन का महीना लगता है उस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र लगता है। तो यहाँ पर नागमती कह रहे कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, पीयू ने देखा, मेरे प्रियतम ने वे शायद नहीं देखा होगा या प्रियतम को मैंने नहीं देखा, यह अर्थ हो गया। पीयू ने देखा, मैंने प्रियतम को अभी तक मैंने नहीं देखा। या फिर ये भी अर्थ हो सकता है कि प्रियतम ने शायद पुनर्वसु नक्षत्र को नहीं देखा। अगर वो पुनर्वसु नक्षत्र को देख लेते या समझ जाते कि सावन का महीना आ गया है तो उसको याद करते हुए जो है मेरे पास प्रियतम आ जाते। और मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा है या प्रिय ने उस पुनर्वसु नक्षत्र के को नहीं देखा है। बही बावरी कह कंत सरेका, बही मैंने हो गई है, बावरी मैंने बावली पागल, कहे मैंने कहाँ पर, कंत मैंने प्रियतम, सरेका का अर्थ होता है चतुर रसिक, कि मेरे वो चतुर प्रियतम है वो कहाँ पर रह गए हैं, पता नहीं मेरे चतुर प्रियतम कहाँ है। और मैं उनकी याद करते करते भई बावरी मैंने पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। मैं उनका स्मरण करते करते या इस प्रकार से वर्षा ऋतु में उनका स्मरण करते करते मैं तो बावली हो गई हूँ। मेरे जो चतुर प्रियतम है, रसिक प्रियतम, वे पता नहीं कहाँ रह गए हैं, कहाँ पर है। रक्त के आंसू परी भूई टूटी, रक्त के आंसू मैंने खून के, रक्त मैंने खून के, रक्त के आंसू मैंने आंसू गिर रहे हैं, मेरी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। परई भूई, परई मैंने पड़ रहे हैं, भूई मैंने धरती पर, टूटी मैंने टूट करके, मेरी आंखों से आंसू टूट टूट करके या आंसू बह बह करके धरती पर खून के आंसू पड़ रहे हैं, मेरी आंखों से खून के आंसू इस धरती पर पड़ रहे हैं। और रेंगी चले जसबीर बहुटी, और वो जो खून के आंसू आंखों से पड़ रहे हैं, नागमती की आंखों से खून के आंसू पड़ रहे हैं, वो इस धरती पर पड़ करके वीर बहुटी की तरह लग रही है। वीर बहुटी एक प्यारे विद्यार्थियों वर्षा काल में एक लाल लाल मखमल के से रंग का, आप जानते हैं जिसको हम बुढ़िया माई ऐसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, लोकल भाषा में, उसको जो लाल लाल है वर्षा काल में ही वो धरती पर रेंगता हुआ दिखता है, जो छोटे छोटी, उसको बोलते हैं वीर बहुटी। उसको क्या बोलते हैं? वीर बहुटी। कि ये खून के आंसू धरती पर पड़ रहे हैं, वे ही वीर बहुटी बन करके इस धरती पर रेंग रहे हैं, फिर रहे हैं। रेंग चली जस वीर बहुटी, जस माने जैसे, वीर बहुटी मैंने बता दिया, वीर बहुटी जो जीव है जो वर्षा काल में ही निकलता है, वो वीर बहुटी, वो जो खून से आंसू, यहाँ पर देखिए कितनी अतिशोक्ति बताई है कि नागमती कह रहे मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, जो धरती पर पड़ रहे हैं, वही वीर बहुटी बन करके धरती पर रेंग रहे हैं। वही लाल लाल मखमल की सी जो वीर बहुटी है, वे लाल रंग है, वो खून के है। इस प्रकार से यहाँ बताना चाहते हैं कि वही वीर बहुटी बन करके धरती पर रेंग कर चल रहे हैं। सखी ने रचा प्यूं संग इडोला, कि नागमती कहती है कि मेरी सखियों ने, सखी ने मैंने सखियों ने, रचा मैंने सजाया है, प्यूं मैंने प्रियतम के, संग मैंने साथ में, हिंडोला मैंने हिंडोला, हिंडा झूला, कि मेरे जो सखियां हैं जिनके पति उनके पास में हैं, प्रियतम जिनके पास में है, उन सखियों ने अपने प्रियतम के साथ में हिंडोला सजाया है, रचाया है। हरियर भूमि, और हरियर मैंने हरिया, हरी भरी, भूमि मैंने धरती, वर्षा काल में धरती है वो चारों ओर हरी भरी हो गई है। कसुम्बी चोला, कसुम्बी रंग का वस्त्र है वो धारण कर रखी है, अर्थात सभी कसुम्बी रंग के वस्त्र है वो धारण कर रखे हैं। चोला का अर्थ होता है वस्त्र, कसुम्बी मैंने कसुम्बी रंग की वस्त्र है वो धारण कर रखे हैं। ये हिंडोला, हिंडोल अस डोले मोरा, ये मैंने हृदय, नागमती कहती है कि मेरा ये मने हृदय, हिंडोल मने हिंडोले के समान, अस मने यह, डोले मोरा, मोरा मने मेरा, डोले मने डोल रहा है, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, इधर से ऊपर नीचे हो रहा है, कि मेरा जो हृदय है, मेरा हृदय हिंडोले की भांति चारों ओर ऊपर नीचे झूल रहा है, डोल रहा है। और विरह झुलाय दे झक जोरा, और ये विरह मेरे प्रियतम के बिना, ये जो विरह दशा है, उस विरह दशा है, वो विरह मुझे झुलाई मैंने झुला रहा है। दे झक जोरा, दे मैंने दे रहा है, झक जोरा का मतलब झंटोला, झोंका, झोंटा, झकोला दे करके मेरा विरह है वो झकोला दे करके मुझे झुला रहा है। और बाट असूज अथाह गंभीरी, बाट मैंने रास्ता, असूज मैंने सूझता नहीं है, यानी दिखता नहीं है,
न दिखने वाला, कि मेरा जो प्रियतम का जो मार्ग है वह मुझे दिखता नहीं है, और वह मार्ग इतना अथाह मैंने गहरा, गंभीरी मैंने गंभीर है, कि बड़ा गहरा और गंभीर मार्ग है जो मुझे दिखाई नहीं देता। जीव बाउर का अर्थ होता है कि मेरा जो मन है, हृदय है, वो बाहर निकलना चाहता है। बा बीरे बम्बीरी, क्षमा करना, बाउर का अर्थ यहाँ पर पागल है, बावला है, कि मेरा मन तो पागल हो गया है। भा मने जैसे, फिरे बम्बीरी एक कीट पतंग होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है बम्बीरी, जो कि वर्षा ऋतु में पानी के आसपास से भन्न करता रहता है, इसलिए उसका नाम भंबीरी पड़ गया है। तो वो वर्षा काल में जो पानी के आसपास, तट के आसपास जो भंबीरी जो कीट पतंग है वो चक्कर काटता रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन बावला हो गया, पागल हो गया, और बावला होकर के चक्कर काटता रहता है, मेरे प्रियतम को याद करता रहता है। तो जीव बाउर अर्थात मेरा जी या मेरा मन है वो बावड़े कीट पतंगे बम्बीरी की समान है, चक्कर काटता फिरता है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, जग मने संसार, जल बूढ़ मने जल से भरा हुआ, डूबा हुआ। बूढ़ का अर्थ होता है डूबना, जल का मतलब जल से, वर्षा चारों ओर सावन का महीना है तो वर्षा ही वर्षा हो गई है। तो नागमती कहती है कि मुझे तो ये संसार, सारा संसार जल में डूबा हुआ लगता है, देखती हूँ। जहाँ लगी ताकी मने देखना, जहाँ लगी मने तक, कि जहाँ तक मैं देखती हूँ वहीं ये सारा संसार जल से डूबा हुआ दिखता है, जल से भरा हुआ दिखता है, पानी से भरा हुआ है संसार मुझे जहाँ तक देखती हूँ वहाँ तक दिखाई देता है। और मोरी नाव खेवे के बिनु थाकी, मोरी मने मेरी, नाव मने नाव, खेवक मने मल्ला है, खेवनहारा जो नाव को चलाता है, जो नाव को चलाने वाला होता है वह खेवनहार, नाव को चलाने वाला खेवनहार मल्ला है, वह नहीं है। मेरा प्रियतम रूपी जो मल्ला है वह नहीं है, खेवनहार नहीं है। इसलिए बिनु थाकी मैंने ठहर गई है कि मेरे प्रियतम रूपी जो खेवनहार है मेरी नाव को, वे नहीं है, इसलिए मेरी नाव तो ठहर सी गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया। पर्वत समुद्र अगम बिच बीएड बन ढाक, और किमी के भेंटो कंत तुम्हें न मोई पाँव न पाँख। अर्थात कि हे नागमती कहती है कि मेरे और प्रियतम के बीच में पर्वत मन पर्वत, समुद्र अगम में समुद्र है, बीच में, मेरे बीच में, मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में बाधक कौन है? बड़े बड़े पर्वत और अगम समुद्र मेरे बीच में हैं। बीहड़ बन, और बीहड़ सुनसान, बीहड़ का मतलब सुनसान घने वन है, और बन ढाक के बन घने घनघोर, ढाक के वन और सुनसान वन बीच में पड़ रहे हैं। मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में पर्वत, अगम में समुद्र, सुनसान वन और ढाक के वन है वो बीच में पड़ रहे हैं। इसके कारण हमारा और उनका मिलन नहीं हो सकता। किमी के भेंटो कंत तुम्हें, किमी मने किस प्रकार से, भेंटो मने मिलन होगा, कंत मने प्रियतम से, तुम मने तुम्हारा, हे प्रियतम तुम्हारा और मेरा जो मिलन है वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। ना मोई पाँव न पाँख, न तो मेरे पास अब पाँव में, पाँव मोई मने मेरे, पाँव मने पाँव में शक्ति है, कि ना तो मेरे पास मेरे पैरों में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे तक पहुंच सकूं, और न मेरे पाँख मैंने पंख है, कि पंख भी नहीं है, कि पंख होती तो मैं उड़ आती रे। ये गाना है पुराना, कि पंख होती तो उड़ आती रे रसिया ओ बाल माँ, तो ये गाना है। तो इसमें बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि नागमती कहती है न तो मेरे पास कोई पंख है और न मेरे पैरों में इतनी शक्ति है कि मैं आपके पास आ सकूं, न मेरे पाँव मेरे पंख है कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास आ सकूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारा और मेरा मिलन किस प्रकार से होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ है मैं तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त करूंगी, इसीलिए प्रकार से विरह व्यथा में मैं तो दुखी ही रहूंगी। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इसमें प्रकृति का जो विरह उद्दीपन रूप है वो चित्रित किया गया है। प्रकृति है विरह को उद्दीपन कर रही है, बढ़ा रही है, उस रूप की चित्र की गई है। और पुनर्वसु जो आषाढ़ महीने में लगता है, आषाढ़ सावन महीने में, ये लगभग 5 जुलाई के आसपास लगता है प्यारे विद्यार्थियों। तो उसमें यहाँ पर नागमती कह रही कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और प्रिय ने शायद उस पुनर्वसु नक्षत्र को नहीं देखा है, नहीं तो मेरे पति बहुत चतुर है, ठीक है ना,
लिखा ना सरेका, मैंने बहुत चतुर है, तो मेरे प्रियतम बहुत चतुर है, अगर उसका संकेत समझ करके जरूर मेरे पास लौट करके आज आ जाते, लेकिन शायद मेरे पति ने पुनर्वसु नक्षत्र को नहीं देखा है। और बम्बीरी है वो एक पतंगा का अर्थ में यहाँ पर व्यक्त हुआ है, जो कि पानी के तट के आसपास भन भन करता रहता है। तो यहाँ पर वह अपने पैरों को हिला करके भन भन की ध्वनि करता है। और साथ ही साथ विरह वेदना में वियोग की जो दशा है, चिंता नामक विरह दशा का वर्णन भी किया गया है। 10 दशाएँ होती है वियोग की, तो उसमें चिंता नामक विरह दशा का वर्णन किया गया है। विशेषोक्ति और विरोधाभास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। विशेषोक्ति और विरोधाभास, जैसे सावन के महीने में वर्षा जल खूब हो रहा है फिर भी वह सूख रही है, तो विरोधाभास, विशेषोक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ठीक से समझाने में समय लग जाता है, और आप इस वीडियो को पुनः देखेंगे, इन तीनों पदों को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे अच्छी प्रकार से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।